हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आरके ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर बहुपद या पॉलिनोमियल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग क्लास 9th में भी इस चैप्टर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और वहाँ जो भी आप लोग बहुपद के बारे में अध्ययन किए हैं, वहाँ जो हमारा यह रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, जो आज हमारे 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनमें से 3 के बारे में आप लोग पिछली कक्षा में अच्छी तरह से अवगत हो चुके हैं। वैसे यहाँ उन भूली हुई बातों को रिमाइंड कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मुख्य विषय होगा यह 4th और 5th पॉइंट, जिसमें 4th है बहुपद के शून्यक और 5th है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो इस 4th और 5th पॉइंट पर पहुंचने से पहले हम लोग रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में उन तथ्यों का भी अध्ययन कर लें जो क्लास 9th में नहीं है। क्लास 9th से आगे बढ़कर के वो क्लास 10th से स्टार्ट हो रहे हैं। तो लेट अस बिगिन आवर क्लास। यहां हेडिंग होगी बच्चों रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। या इसको हम पोलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। इस रैखिक बहुपद के बारे में जो हमारी पहली जानकारी है, जो अभी हम बता रहे थे कि 9वीं कक्षा में ऐसा पढ़ा जा चुका है। 9वीं कक्षा में हम लोग बहुपद की घात शब्द से परिचित हो चुके हैं और हम यह जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद का एक अपनी घात होती है और उस बहुपद की घात को हम कुछ इस तरह परिभाषित करते हैं या पहचानते हैं कि जिस किसी बहुपद में जिस किसी भी चर का प्रयोग हुआ है, उस बहुपद के प्रत्येक पदों पर हम उस चर की घात पर ध्यान देते हैं और हम उस घात को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो चर पर लगी हुई अधिकतम घात होती है, उच्चतम घात होती है। और बहुपद में चर की जो उच्चतम घात होती है, उस उच्चतम घात को ही हम उस पूरे बहुपद की घात कहते हैं। तो इस तरह से घात के संदर्भ में हम इतना जान चुके हैं कि जिस बहुपद की घात 1 होती है, उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 2 होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं और जिस बहुपद की घात 3 होती है, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं।
इतना जानकारी होने के बाद आगे हमें इस रैखिक बहुपद के बारे में क्या जानना है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाए। पहली बात तो यह हो गई कि रैखिक बहुपद की घात वन होती है। जो इसके बारे में सेकेंड पॉइंट हम लोग को जानना है, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप या इसको हम मानक रूप के नाम से भी जानते हैं, और इस रैखिक बहुपद का सामान्य रूप या मानक रूप होता है बच्चों ax प्लस b। अभी हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि ये क्या चीज है। यहां नीचे जो इसमें a और b के बारे में जो जानकारी लेना है उसको स्पष्ट कर दिया जाए कि जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो सेकंड पॉइंट हम लिखे हैं बच्चों ax प्लस b, यहां स्पष्ट है कि a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन दोनों के वास्तविक संख्या होने के साथ ही साथ यह भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि a को शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये बात इस तरह से न समझ में आवे, वैसे समझ में आएगा, उदाहरणों के माध्यम से अभी हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो बच्चों, ये a अगर शून्य हो जाता है यहां पर, तो हमारे इस बहुपद का यह पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और तब इस बहुपद में केवल एक टर्म बच जाएगा b, जिसको हम एक अचर बहुपद की संख्या से संबोधित करेंगे। क्योंकि जब वास्तविक संख्या है b, तो जहां पर भी सिंपली कोई अचर पद लिखा हो तो उसको हम एक बहुपद की अलग श्रेणी में रखते हैं और उसका नाम हो जाता है अचर बहुपद। और हम लोग यहां व्याख्या कर रहे हैं रैखिक बहुपद की, इसलिए यहां a और b वास्तविक संख्याएं तो हैं, लेकिन साथ ही यह भी शर्त पूरी होनी चाहिए कि इस a को शून्य नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि हम इस ax प्लस b को इस रैखिक बहुपद का सामान्य रूप या मानक रूप क्यों कहते हैं, यह समझना आवश्यक है। और यह तब समझ में आएगा जब हम इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। यहां कुछ रैखिक बहुपदों के उदाहरण लिए जाए। फर्स्ट उदाहरण हम ले लें, px इज इक्वल टू 3x प्लस 5।
सेकेंड एग्जाम्पल ले लें हम, इसको भी px से ही डिनोट करें, क्योंकि हम बहुपद में x का ही यूज करेंगे। वैसे एक्स वाई जेड कुछ भी यूज किया जा सकता है। बहुपदों के संकेतन के बारे में भी हम 9th क्लास वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझा चुके हैं। हमारा ये जो दूसरा बहुपद है, इसको हम लिख रहे हैं केवल 2x लिख रहे हैं, और फिर एक तीसरा रैखिक बहुपद का उदाहरण ले हम, जिसको हम वैसे ये दो ही पर्याप्त हैं, ये तीसरे को छोड़ा जाए, दो से ही हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 3x + 5, जिसको हम px से डिनोट कर रहे हैं, इस बहुपद की थोड़ा इस मानक रूप से टैली कराओ। तो ऐसा करने पर हम पाएंगे कि यहाँ इस px में a के स्थान पर 3 का यूज किया गया है, जो कि एक वास्तविक संख्या है, और b के स्थान पर भी 5 को यूज किया गया है, जो कि एक वास्तविक संख्या है। तो इस तरह से यह ax + b और 3x + 5 बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, टैली कर जा रहे हैं। और इस तरह से जो कि हम यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं, इस तरह से इस मानक रूप में a और b के स्थान पर अगर हम बदल बदल करके वास्तविक संख्याओं को भरते चले जाएं, ये हमेशा ध्यान रहे कि कहीं हम भूल से a के स्थान पर 0 न भरें। यानी a एक ऐसी वास्तविक संख्या होनी चाहिए जो शून्य न हो, और b के बारे में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, b को हम शून्य भी रख सकते हैं। तो अगर हम इस मानक रूप में a और b को अभी अभी बताए गए नियमानुसार कोई भी वास्तविक संख्या रखते चले जाएं, तो हमको एक इसी रूप का बहुपद मिलता चला जाएगा। अंतर यह होगा कि 3 के जगह पर कोई दूसरी वास्तविक संख्या मिलेगी, 5 के जगह पर कोई दूसरी वास्तविक संख्या मिलेगी। तो एक तरह से यह समझो कि यह जो ax + b है, यह रैखिक बहुपदों के लिए एक फ्रेम का काम कर रहा है। जैसे फ्रेम कहने का हमारा मतलब यह है कि जैसे एक ईंट बनाने का लकड़ी का बना हुआ फ्रेम होता है, उस फ्रेम में अगर हम मिट्टी भर दे रहे हैं तो उसी आकार का एक ईंट मिलेगा। अगर हम उसमें कंक्रीट भर दे रहे हैं तो उसी आकार का एक ईंट मिलेगा। या अगर हम मिट्टी और कंक्रीट के अलावे कोई भी ऐसा पदार्थ उस फ्रेम में हम भर दें और फिर उसको उलट दें, तो हमको एक ईंट की आकृति प्राप्त हो जाएगी। अंतर यही रहेगा कि वह बना हुआ ईंट कोई मिट्टी का बनेगा, कोई कंक्रीट का बनेगा, कोई गूथे हुए आटे का बनेगा, कोई अदर चीज का बनेगा, लेकिन बनेगा तो ईंट और उसी रूप का बनेगा। इसीलिए यहां जो हम या ax + b को इसका सामान्य रूप या मानक रूप कह रहे हैं, यह सेम एक फ्रेम का काम करेगा। हमें जरूरत यह है कि हम इस फ्रेम में a और b के मानों को बदल बदल करके अनेकों रैखिक बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि यहां पर x पर 1 घात है, यहां भी x पर 1 घात है,
इसलिए यहाँ जो हम पॉइंट 1 में उल्लेख किए हैं कि रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो इस तरह के जो भी बहुपद हमको मिलेंगे उनकी घातें 1 होगी और 1 होने के कारण वह एक रैखिक बहुपद है। यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में हम यहाँ b को 0 रख दिए हैं। यहाँ हम नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें तो फिर हमारा यह बहुपद इसी रूप का हो गया। इसमें a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 0 है। हमारे पास प्रतिबंध यही है कि हम a का वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, b का वैल्यू हम 0 रख सकते हैं। इसके लिए हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं और शून्य भी एक वास्तविक संख्या है, इसलिए हम b के स्थान पर शून्य रख सकते हैं और तब एक रैखिक बहुपद मिलेगा, जो यहाँ पर हमको द्विपद के रूप में मिल रहा है। और यहाँ अगर ये हट जाता है तो हमारा रैखिक बहुपद एक पदी है। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह रैखिक बहुपद का मानक रूप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बताना तो कुछ और चाह रहे हैं इसके बारे में, लेकिन उसको थोड़े समय के लिए पोस्टपोन किया जाए। जिस समय हम आज का नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो वहां एक और चीज बताएंगे हम इसके बारे में, जहां आप लोगों के कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। और वह और कुछ नहीं बल्कि यही है कि हम इसको द्विघात बहुपद क्यों कहते हैं। तो द्विघात बहुपद क्यों कहते हैं, इसका कारण बच्चों आज इसी वीडियो में हम कुछ समय बाद बताएंगे। तब तक हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जानकारी लें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे द्विघात बहुपद के ऊपर। द्विघात बहुपद, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा बच्चों, जो पहले से हम लोगों को पता है कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है। और सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का सामान्य रूप या मानक रूप। देखो बच्चों, यहां द्विघात बहुपद का सामान्य रूप या मानक रूप, ये तो बात समझ में आ रही होगी। इस पर ज्यादा बार बार चर्चा करना ठीक नहीं लगेगा। द्विघात बहुपद के मानक रूप पर हम लोग विचार करें। यह मानक रूप मिलता है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां चूंकि x के अतिरिक्त इसमें a b c 3 राशियां दिख रही हैं और ये तीनों ही अचर हैं, तो
यहां पर भी वही शर्त है कि जहां ए बी व सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब चूंकि हम रैखिक बहुपद में इन वास्तविक संख्याओं के बारे में बता चुके हैं, इसलिए यहां हमें उम्मीद है कि जल्दी आप लोग समझ आएंगे मेरी बात को। यहां पर ए बी और सी तीन वास्तविक संख्याएं हैं। शर्त यहां पर वो भी वही है कि इस ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। कारण यहां वही है फिर बच्चों कि अगर हम ए को शून्य रख देते हैं तो फिर यहां पर यह ए एक्स स्क्वायर या पूरा टर्म 0 हो जाएगा और तब हमारा बहुपद सिर्फ इतना बच जाएगा। और अगर इतना बच जाता है हमारा बहुपद तो हम चाहे इसको ए एक्स प्लस बी का फॉर्म माने, भले ही ए की जगह पर बी बोल रहे हैं और बी की जगह पर सी बोल रहे हैं, लेकिन अगर इतने ही बहुपद को ध्यान से देखा जाए तो यह एक रैखिक बहुपद के मानक रूप जैसा दिख रहा है। कब? यदि हम ए का मान यहां 0 भर देते हैं तो हम अध्ययन करने जा रहे हैं द्विघात बहुपद का, और जैसे ही हम ए का मान यहाँ पर 0 भर दे रहे हैं तो हमारा यह जो द्विघात बहुपद का मानक रूप है यह रैखिक बहुपद में चेंज हो जा रहा है। इसलिए यहां भी इस कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए कि ए का मान 0 नहीं होना। अब भले ही ये बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान 0 भी हो सकता है, या 0 के अतिरिक्त दूसरी वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन इस ए का मान वास्तविक संख्या तो है लेकिन यह 0 नहीं। अब यहां देखने से आपको लग रहा है कि अगर यह एक बहुपद है, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 2 है, तो चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है तो यह पहला वाला हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, और यहाँ इस लिखे गए बहुपद की घात भी 2 है, इसलिए यह एक द्विघात बहुपद है। और फिर हम इसको द्विघात बहुपद का मानक रूप या सामान्य रूप क्यों कह रहे हैं, फिर वही पुरानी बात रैखिक बहुपद वाली दोहराना पड़ेगा कि अगर हम इस फ्रेम में ए बी और सी के स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी वास्तविक संख्याएं हमारे मूड में आ जाएं, उनको हम भरते चले जाएं तो हमें एक एक द्विघात बहुपद बन के मिलते चले जाएंगे। तो इसी कारण से इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को भी हम द्विघात बहुपद का सामान्य रूप या मानक रूप कहते हैं। हमें उम्मीद है यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। अगर यहां समझ में आ गई तो हम लोग अब त्रिघात बहुपद के बारे में भी इसी तरह जानकारी ले ले। ये तो पता है कि अगर ये बहुपद त्रिघात हो तो इसका यहाँ पर घात 3 हो जाएगी, इसलिए इस पॉइंट पर अब विशेष ध्यान नहीं देना है। जो हम दूसरा चीज बता रहे हैं कि रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, उस तरह से अगर हम केवल त्रिघात बहुपद के मानक रूप को बता दें तो यहाँ पर्याप्त रहे। तो यहाँ हम हेडिंग लगा रहे हैं त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबिक क्यूबिक पोलिनोमियल या पोलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। यहां फर्स्ट पॉइंट की तरह यहां भी हम लिखेंगे कि त्रिघात बहुपद की घात त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। और सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद का सामान्य या मानक रूप। देखो बच्चों, ये होता है ax क्यूब्ड प्लस bx स्क्वायर्ड प्लस cx प्लस d। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहां पर a b c d 4 वास्तविक संख्याओं का प्रयोग है। शर्त यही यहां पर भी है कि इस a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जहां a b c तथा d वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां a शून्य नहीं है, नहीं होना चाहिए। कारण अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर हम यहां पर हम a को शून्य रख देते हैं तो जिस पद के कारण हमारा यह बहुपद त्रिघात बहुपद कहला रहा है वह पद ही शून्य होकर समाप्त हो जाएगा। तो बचा हुआ बहुपद सिर्फ एक द्विघात बहुपद मिलेगा। इस कारण से यहाँ a का मान शून्य नहीं रहना चाहिए। बाकी b c d इसमें से किसी को भी हम शून्य सहित किसी भी वास्तविक मान के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अर्थात b c d की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या भरी जा सकती है, भले वह शून्य ही क्यों न हो। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के मानक रूप समझ में आ गए होंगे। मानक रूप या सामान्य रूप क्यों कह रहे हैं यह भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे हम ऊपर रैखिक और द्विघात बहुपद के बारे में बताए, यहाँ पर भी a b c d की जगह पर हम अपनी इच्छानुसार वास्तविक संख्याओं को भरते चले जाएं तो हमें एक त्रिघात बहुपद मिलता चला जाएगा। और इस कारण से यहाँ जो ax क्यूब्ड प्लस bx स्क्वायर्ड प्लस cx प्लस d जो बहुपद लिखे हैं यह एक त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। टेक द स्क्रीनशॉट।
फोर्थ पॉइंट है हमारा बहुपद के शून्यक, या इनको हम शून्यांक भी कहते हैं। अंग्रेजी में ये कहा जाता है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। इस चीज को समझने के लिए अब आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि यह आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक है। शून्यक, शून्यक शब्द का अर्थ ही होता है शून्य करने वाला। तो बहुपद के शून्यक, शून्यक का अर्थ तो हो गया शून्य करने वाला, शून्य को यानी शून्य बना देने वाला या शून्य कर देने वाला, और किसको शून्य कर देने वाला? बहुपद को। अब यहां बहुपद को शून्य कर देने वाले से क्या तात्पर्य है हमारा, यह हम एक दो उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं। यहां एक हम उदाहरण ले रहे हैं बच्चों रैखिक बहुपद का, और इसके मानक रूप को ही हम लोग उदाहरण में लिख लें। अब यहां पर ए और बी तो अचर संख्याएं हैं। इस बहुपद में प्रयुक्त चर के स्थान पर हम कोई ऐसा मान भर दें कि इस पूरे बहुपद का मान शून्य बन करके मिले। फिर से सुन लो, कोई भी बहुपद हो, चाहे वह रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, या अन्य कोई बहुपद हो, अगर हम उसमें प्रयुक्त चर के स्थान पर ऐसी कोई संख्या भर दें कि उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो x के स्थान पर रखी गई उस संख्या को हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। किसी भी बहुपद में x के स्थान पर कोई ऐसा मान रख दिया जाए कि पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो हम x के स्थान पर उस रखी गई संख्या को उस बहुपद का शून्यक कह रहे हैं, क्योंकि वह संख्या पूरे बहुपद को शून्य कर दे रही है। जैसे इसी को सोचो, हम x के स्थान पर -b/a रख दें, तो देखो तो ये बहुपद क्या बन के मिलेगा। ये तो a है, यहां पर इसमें x के स्थान पर हम भर दिए -b/a, और आगे है +b। यहां से यह a कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा -b, आगे है +b, यहां क्या मिला हमको? 0 मिला। तो चूंकि हम x के स्थान पर -b/a रख दिए, तो पूरा बहुपद ही हमको 0 बनकर मिल गया। तो हम कहेंगे कि यह -b/a इस रैखिक बहुपद का एक शून्यक है। हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
बार बार मैं शून्यक के बारे में यही बता रहा हूं कि जो भी बहुपद हमारे सामने दिया गया हो, निश्चित रूप से उस बहुपद में चर का प्रयोग हुआ होगा। उस चर के स्थान पर कोई ऐसी संख्या रख दी जाए कि पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो उस चर के स्थान पर रखी गई संख्या को ही हम उस पूरे बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे यहाँ ax प्लस बी एक बहुपद है और इस बहुपद का शून्यक है माइनस बी बाई ए। तो बहुपद के शून्यक को हम लोग क्या परिभाषित कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बहुपद में चर का वह मान जो उस पूरे बहुपद के मान को शून्य कर देता हो, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। लिख रहे हैं हम यहां, उदाहरण से तो समझ में आ गया होगा। यहां हम अगर इसको परिभाषित करना चाहे शब्दों में बच्चों, तो लिखेंगे कि किसी बहुपद में प्रयुक्त चर के वे मान जिनसे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, कामा बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। अभी हम सिर्फ ये बताए बच्चों कि बहुपद का शून्यक क्या चीज होता है। आगे हम यह भी बताएंगे कि इन शून्यकों को हम कैसे प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी इतना जाने रहो कि बहुपद के शून्यक या शून्यांक क्या होते हैं, और उसके लिए सिर्फ ये डिफिनीशन याद रखो और प्रैक्टिकली भी अपने माइंड में ये बात रखो कि कोई भी बहुपद हमारे सामने रहेगा, अगर हम उसमें x के स्थान पर, y के स्थान पर, z के स्थान पर, कहने का मतलब है कि वह अगर बहुपद है तो कोई ना कोई चर उसमें होगा। उस चर के स्थान पर हम ऐसा मान भर दें जिससे पूरे बहुपद का मान शून्य मिल जाए, तो x के या उस चर के स्थान पर रखे गए मान को हम बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसे अगर हम अभी एक उदाहरण से समझाए, और भी उदाहरणों से हम लोग समझ सकते हैं। मान लो एक ये बहुपद हमको दिया गया है px इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अगर बच्चों थोड़े समय के लिए हम इस x के स्थान पर -2 भरें तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू -2 रखने पर क्या मिलेगा हमको? px
बाकी अभी px लिखना ठीक नहीं रहेगा, केवल ये मान निकाल करके देखो 2 इंटू -2 प्लस 4, यहां मिला -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि यार -2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम यहां रैखिक ही नहीं, हाँ इतना याद रखना है कि जहां पर भी रैखिक बहुपद हो उसके शून्यकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद में x का केवल एक ही मान प्राप्त होता है जो उस बहुपद को शून्य कर सकता है। इसलिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होगी, 3 लाइन हम लिखवाएंगे। अगर इसको ऐसे आप लोग याद रखें तो लिखवाने की कोई जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि 3 ही तरह के बहुपद का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या 2 होती है, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। अगर आप लोगों को याद रहे तो यहां इसको नोट करके आप लोग नोट कर लीजिए। यहां नोट में इस चीज को आप लोग राइट डाउन करें। पहला, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। द्विघात बहुपद में या द्विघात बहुपद के शून्यकों के अधिकतम संख्या 2 होती है। और इसी तरह त्रिघात बहुपद में शून्यकों के अधिकतम संख्या 3 होती है। यहां इस शब्द पर विशेष ध्यान देना बच्चों, हम अधिकतम लिखें। एक द्विघात बहुपद हो तो उसमें शून्यकों की अधिक से अधिक संख्या, एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोज, माने अधिक से अधिक उसके 2 शून्यक हो सकते हैं। ऐसी भी स्थिति आ जाती है कभी कभी कि 2 से कम शून्यक भी मिलने लगते हैं। अगर कोई त्रिघात बहुपद है उसमें अधिक से अधिक 3 शून्यक प्राप्त होते हैं। ऐसी भी स्थिति आ जाती है कभी कभी कि उस त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 से कम भी मिलने लगती है। इसलिए हम अधिकतम शब्द का प्रयोग किया है। ये आप लोग नोट को जरूर याद रखेंगे और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
यहां एक शब्द छोटा है बच्चों, बहुपद का मान शून्य हो जाता है, ये छूटा हुआ है, आप लोग इसे सुधार लें। आज का लास्ट पॉइंट है बच्चों, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो या फिर पोलिनोमियल। अब इस बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख रहे हैं बच्चों, इसको नोट करो पहले। फर्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे यहां कि प्रत्येक बहुपद का एक प्रत्येक बहुपद का एक सवाई तल पर एक आलेख लिखो। हिंदी में हम लिखते हैं आलेख और अंग्रेजी में कहते हैं ग्राफ। आलेख या ग्राफ प्राप्त होता है। सेकेंड पॉइंट अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे हम बच्चों, पहले फर्स्ट पॉइंट को समझा जाए। देखो बच्चों, जो भी कोई बहुपद हमें दिया गया हो, चाहे वह रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, या तीन घात से अधिक घात वाले भी बहुपद होते हैं, अर्थात वो चाहे जितनी घात का भी बहुपद हो, उस बहुपद का ग्राफ पेपर पर अगर हम ग्राफ खींचे तो एक ग्राफ प्राप्त होता है। और जब प्रत्येक बहुपद का ही एक ग्राफ प्राप्त होता है तो वह ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या जिस बिंदु पर भी प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक उस बहुपद का शून्यांक होता है। ऐसे सेंटेंस लंबा है, इसको पहले लिख लेना उचित रहेगा। हम लिखेंगे कि किसी भी बहुपद
का ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस प्रतिच्छेद बिंदु के एक्स निर्देशांक को उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। बच्चों, यही जो हम ये 2 पॉइंट नोट कर रहे हैं, यही जो यहां ऊपर हेडिंग लगी है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, तो ये तो एक सिंपल सी चीज है। चाहे कोई भी बहुपद हो, उसका ग्राफ पेपर पर एक ग्राफ प्राप्त होता है, तो ग्राफ कैसे खींचा जाएगा हम यह भी बताएंगे। लेकिन यहां जो हम सेकंड पॉइंट लिखे हैं बच्चों, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए कि किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उस प्रतिच्छेद बिंदु के एक्स निर्देशांक को उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। यही जो यहां हम लिख रहे हैं, यही चीज इतना बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ होता है। अगर आप लोग लिख लें तो परमानेंट आपके पास रहेगा। इसके बाद हम जानते हैं बच्चों, अच्छी तरह से हम जानते हैं कि मात्र यहां इतना भर लिख देने से ये ज्यामितीय अर्थ आप लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि इस ज्यामितीय अर्थ के बिल्कुल ही एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं समझा के छोड़ूंगा। किसी भी बहुपद के शून्यकों का जो ज्यामितीय अर्थ होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करके ही मैं छोड़ूंगा। भले ही आज की वीडियो लंबी हो जाए, आज मैं इसको ज्यादा न बढ़ा सकूं, लेकिन अगर देख रहे हैं हम समय, अगर समय होगा तो आज ही हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। टाइम देखने से बच्चों ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस ज्यामितीय अर्थ को प्रैक्टिकली ग्राफ पेपर पर आलेख खींच करके और अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आज यहीं क्लोज किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे, और अगर समय मिला तो अपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप लोग
इन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को समझ जाए। हम यह भी जानते हैं कि ग्राफ खींचना आप लोगों के न तो पेपर से संबंधित है और न आप लोगों के मूल्यांकन से संबंधित है। फिर भी यह शून्यांकों का क्या अर्थ है, यह समझने के लिए इस ग्राफ को समझना और इस सेकंड पॉइंट को समझना अति आवश्यक है। हर चीज केवल परीक्षा में, और वो भी खास तौर से 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए ही नहीं पढ़ा जाता है बच्चों। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बोर्ड परीक्षा में काम न आने तो किसी दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में काम में आ जाए। इसलिए अब ज्यादा बातें न करते हुए मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूं। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये आप लोगों के सामने और भी बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया जा सके, बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के सामने पेश की जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।